হায়দ্রাবাদ এমএস এডুকেশন একাডেমি সঙ্গে যিনি সংযুক্ত, তার ম্যানেজমেন্ট টিমে তিনি আছেন জনাব হাফেজ আব্দুল কাদির সাহেব। তিনি মূলত আলোচনা করবেন যে একটি স্কুল যেটা চলতে চলতে একটু ঝিমিয়ে গেছে, পিছিয়ে পড়েছে, তাকে কি করে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, এবং সেটা 40 দিনের একটা প্ল্যান, অনলি 40 ডেজ। এই 40 দিনের মধ্যে একটি স্কুলকে নতুন করে কি করে আবার তার জীবন ফিরিয়ে আনা যায়, এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করবেন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। এই জন্য আমরা খুবই মনোযোগ সহকারে, খুব গুরুত্ব দিয়ে এই আলোচনাগুলো শুনবো। আমরা দূর দূরান্ত থেকে এসেছি এগুলো নেওয়ার জন্য। तो मैं स्टेज पर दावत देता हूँ जनाब हाफिज अब्दुल कादिर साहब को, जो हैदराबाद से, तेलंगाना से तशरीफ़ लाए हैं, जो एमएस एजुकेशन एकेडमी के मैनेजमेंट टीम के साथ जिनका ताल्लुक़ है। तो मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल कादिर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बराह करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। আমরা এখনো যদি কেউ বাইরে থেকে থাকি, কেননা লাঞ্চের ওখানে একটু চাপ ছিল, তো আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব আমরা সকলে হলে এসে যাব। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ्सी। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले 1-1.5 घंटे के अंदर जो खैर है अल्लाह वो हमारे मुक़द्दर फरमाए, और जो शर है उससे हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। How many non-Bengalis, please raise your hands? Non-Bengalis, full hand. फुल हैंड, नॉन बंगालीज, राइट। तो अभी एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे इंशाल्लाह। एम आई ऑडिबल? हाँ, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम जिसमें नॉन बंगालीज आर नॉट अलाउड, ठीक है, ओनली बंगालीज आर अलाउड। और वो जो एक्टिविटी मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा वाई नॉन बंगालीज आर नॉट अलाउड। लंच के बाद का सेशन है और सुबह से आप लोग यू आर लिसनिंग टू वेरियस स्पीकर्स, वेरी गुड कंटेंट यू हैव लिसन टू। हम एक छोटा सा, जो कि ये अच्छा 1 घंटा 1.5 घंटे का अपना सेशन है, तो वी हैव टाइम। उससे पहले हम ये करते हैं कि वी विल डू अ स्मॉल एक्टिविटी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू टर्न योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड। साइलेंट मोड में कर लीजिए एक बार सब लोग, या वाइब्रेटर मोड जैसा भी है आपका, साइलेंट मोड, वाइब्रेटर मोड, ऑल ऑफ यू। जी जी कर दीजिए। कुछ अनाउंसमेंट करना है शायद। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে বিকেল 3টে থেকে একটা প্যারালাল প্রোগ্রাম আছে, পেরেন্টিং প্রোগ্রাম। তো আরবিয়া স্কুলের যারা পেরেন্টরা এখানে আছেন তারা 3:05 আগে ওই হলে চলে যাবেন, হল 2, ওই নতুন বিল্ডিংয়ের একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রোগ্রামটা হবে ইনশাল্লাহ। जी, तो मोबाइल फोन्स आपने साइलेंट मोड पे कर चुके हैं। ऑल बंगालीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ी देर के लिए यू क्लोज योर आइज प्लीज, क्योंकि नॉन बंगालीज जो है वो लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो जितने बंगालीज है प्लीज क्लोज योर आइज।
डीप ब्रेथ लीजिए, मोबाइल फोन्स के बारे में छोड़ दीजिए। मैं 1 2 3 कहूँगा तो आप इनहेल करिए, फिर उसके बाद हॉल्ट करिए, फिर 1 3 2 1 कहूँगा तो एक्सेल करिए, फिर हॉल्ट करिए। इज इट ओके? सब जने आंख बंद कर लीजिए, सब जने, एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू। बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में अपने शोल्डर्स को रखिए, रिलैक्स पोजीशन में स्ट्रेट बैठकर आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। मैं 1 2 3 कहूँगा तो अपनी सांस इनहेल करिए, उसके बाद हॉल्ट करिए, एंड देन 3 2 1 कहूँगा तो आप एक्सेल करिए, फिर हॉल्ट करिए। आर यू रेडी? यस। 1 2 3 हॉल्ट, 3 2 1 हॉल्ट, 1 2 3 हॉल्ट, 3 2 1 हॉल्ट। only Bengalis. 1 2 3 halt, 3 2 1 halt, 1 2 3 halt, 3 2 1। ऐसे ही करते हुए 1-2 मिनट तक आप लोग पावर नैप लीजिए सब जने। इनहेल करते जाइए, 1 2 3 हॉल्ट, 3 2 1 हॉल्ट, 1 2 3 हॉल्ट, किसी से बात मत करिए। यू हैव टू, दिस इज अ टाइम गिवन फॉर योर रिलैक्सेशन, सो दैट अभी जो आने वाली चीजें हैं आपके लिए आसानी हो, एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ इट, आउट ऑफ इट। आंख बंद करिए अपने। 1 2 3 हॉल्ट, 3 2 1 हॉल्ट, 1 2 3 हॉल्ट, 3 2 1 हॉल्ट, स्टिल आपके पास 60 सेकेंड्स है। आंख बंद कर दीजिए, अच्छे से रिलैक्स करिए। वेरी इंटरेस्टिंग बात है, रिलैक्स करो बोले तो होशियार हो जाते, होशियार रहो बोले तो रिलैक्स हो जाते ह्यूमन बीइंग्स। फोर्टी मोर सेकेंड्स, अच्छे से रिलैक्स हो जाइए। माशाल्लाह बहुत सारे लोग दे आर फॉलोइंग एंड दे आर फीलिंग दैट पावर नैप, रिलैक्सेशन जो जरूरी था। प्रॉपर इनहेलिंग भी हो रही, एक्सेलिंग भी हो रही, माशाल्लाह हॉल्ट भी हो रहा। लेडीज से भी गुजारिश है कि प्लीज
20 seconds more. Ten seconds more. Five, four, three, two, one. आहिस्ते से आंख खोलिए. लंच के बाद का जो सेशंस रहते, नॉर्मली इफ द स्पीकर्स और द ऑर्गेनाइजर्स themselves give the opportunity to the audience, थोड़ी देर ब्रेक, it helps them engage better. And if everybody can stand up and can stretch yourself, जरूरी था नहीं, जरा अच्छे से स्ट्रेच कर ले सकते अपन. और अगर कोई लोग शिफ्ट करना चाह रहे प्लेस, देन ऑल्सो इट इज वेलकम्ड. प्रिफरेबली अगर आप लोग थोड़े इधर मूव हो तो बेहतर होगा. लेफ्ट राइट नहीं, आपकी जो हेड है उसको भी अच्छे से स्पिन कर लीजिए. तरबिया पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सर बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी बता रहे. यू कैन वॉक, यू कैन जॉग, थोड़ी देर के लिए जॉग भी कर सकते हैं, थोड़ा नहीं, यू कैन जॉग ऑल्सो ऑन एट योर प्लेस. कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. नाइस. चलिए बैठ जाइए. थैंक यू सो मच. इट वॉज नेसेसरी, जरूरी था. अच्छा, इससे अब एक गुजारिश आ रही है कि शायद अगर चाय भी मिल जाए यहाँ पर तो मजा ही आ जाए. नहीं तो मे बी इट विल टेक सम टाइम. चाय से पहले अपन कुछ सीख लेंगे इंशाल्लाह. आर यू रेडी? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड? स्कूल मैनेजमेंट. गुड नंबर, माशाल्लाह. हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? Okay, few. And then we have teaching staff, remaining teaching staff, right? Very nice. ठीक है. प्राइमरी जो हमारा ऑडियंस है, जो ये हमारे सेशन का प्राइमरी ऑडियंस है, वो जो है मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स है. एंड साथ ही साथ इफ द टीचर्स कैन ऑल्सो लर्न फ्यू थिंग्स एंड अप्लाई फॉर देमसेल्व्स एंड एज वेल एज फॉर देयर स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इंशाल्लाह. ओके. एक अल्फाज है, क्या है? सक्सेस. ठीक है. एक आपका जो स्कूल है, इमेजिन करिए कि आज जो है ना, (2028) है, 2025 चल रहा, 2028 है. ये पिछले 3 साल को हम देखकर, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कूल है तरबिया पब्लिक स्कूल. 3 साल में अगर वो अपने आप को कामयाब महसूस करना चाहता है तो कैसे कहेंगे वो?
अपने अपने स्कूल्स के नेम्स लिख लीजिए जरा वहां पे, आपके जो भी नोट पैड्स हैं, और इमेजिन करिए कि 2028 है और उसमें जो है ना कामयाब 2028 में ठहर के यहां से 3 साल के बाद आप अपने स्कूल को पलट कर देखेंगे और कहेंगे कि मेरा स्कूल कामयाब हो गया, पिछले 3 साल में मेरा स्कूल एक कामयाब स्कूल है। कैसे कहेंगे? हाउ विल यू से दैट मेरा स्कूल कामयाब है? स्पेशली मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है? what do you think which will make your school successful? Any school, any volunteer? Any volunteer who wants to say that by 2028 my school will be successful because? Yes, please. Hello. They become? A round of applause for her. A big round of applause for her. Now I understood why West Bengal have Mamata Banerjee as Chief Minister. Right? दीजिए फिर एक बार उनको. Yes, sir. First, sir, may I repeat? Yes. Actually, I want to say that I can say myself or my school successful when I feel that 80% of my students are polite and educated with advance in technology with tarbiyah. Means they should have a good akhlaq, Nice. pure heart. Very nice. Very nice. Thank you, ma'am. For Thank you. humanity, May Allah make it easy for you and successful. inshallah, inshallah. Anybody from men now, at least? How can you say and when will you say that your school is successful? You don't want your school to be successful? नहीं, मतलब बुनियादी सवाल है ना. Why are you running your school? एक बात अपन समझ लेंगे कि कामयाबी के वास्ते ना सबसे बुनियादी फंडामेंटल बेसिक्स ये है कि हम ना टाइम को अनलिमिटेड ना समझे. द फर्स्ट की टू सक्सेस इज टू रियलाइज दैट वी ऑल हैव गॉट लिमिटेड टाइम. फॉर आवर स्कूल्स to be successful, for us to be successful, we have to believe that we have got limited time. We have to keep reinforcing that idea that we don't have unlimited time nahi hai apne paas. Somebody who thinks that or behaves in a way that shows that I have got unlimited time, then he is setting himself for failure. Key to failure is to think that they have got unlimited time. इसीलिए अपन ना 2028 लगाए, आने वाले 3 साल. When you keep that way कि हम बस 3 साल यहां से हमारे स्कूल हम फंक्शनिंग करेंगे, तो at the end of 3rd year how will we say that we have achieved success? कैसा बोल सकेंगे? आप लोग लिखे भी नहीं. Then this is a fundamental issue ना. Why are we running our schools? How can we say that it is successful? If we don't have answer for that, that means there is a deeper issue, basic issue, fundamental issue. Schools कुछ मकसद के तहत चलना चाहिए. अच्छा, सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कोई एक ब्रांच, कोई एक स्कूल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज तो मैं आप लोगों को बोल दिया कि इट हैज टू रियलाइज दिस फैक्ट दैट इट इज नॉट फॉर एवर. इट इज नॉट फॉर एवर. अनलिमिटेड टाइम नहीं है अपने पास. वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम. ठीक है? द फर्स्ट पैरामीटर, एज शी सेड वेरी राइटली,
वो है गोल क्लैरिटी। द फर्स्ट पॉइंट, कोई भी स्कूल के पास जाइए आप, अगर आप वॉचमैन को पूछते हैं कि आपके स्कूल का गोल क्या है, और फिर आप चेयरमैन को पूछते हैं आपके स्कूल का गोल क्या है, अगर ये चेयरमैन से लेके वॉचमैन तक अगर स्टाफ को क्लैरिटी नहीं है व्हाट इज देयर गोल, दैट ब्रांच, दैट स्कूल इज गोइंग टू फेल। गोल क्लैरिटी। एक हमारे साथ एक वाकया हुआ था कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे घर से जो हमारा कॉलेज था बस से जाते थे। तो बस से जाने में जो है आपको 5 स्टॉप्स, यहां पर भी रहते स्टॉप्स जी, 5 स्टॉप्स हुआ करते थे। मैं आपको 2006 की बात कर रहा हूं। तो तब यह हुआ कि अभी तो आप मुझे शर्ट पैंट में देख रहे हो, हम जब स्कूल के बाद मदरसे से हिफ्स करके अभी अभी हाफिज बने थे, बहुत ज़्यादा जज्बा था, तो हम कुर्ता पैजामा पहन के थे, तो हम जो है ना बस में बैठ गए। ठीक है, हमारे घर से 3 स्टॉप के बाद एक हजरत जो हमारी उम्र के थे वो चढ़े बस में, और उन्होंने भी कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, टोपी, सुरमा, अतर सब लगा के एकदम सुन्नत तरीके से वो लिबास ओढ़ के थे। और ये वो वक्त था 2006 वाला जिसमें अभी अभी जो है ना बहुत सारी जंगें हुई थी, नहीं, इराक वॉर 2003-4 भी फ्रेश है, सब अफगानिस्तान फ्रेश है। तो जब कोई अगर ऐसा देखे आप 2006 में कि जो दाढ़ी रखा है, टोपी रखा है, एक मेट्रो सिटी में सुरमा भी लगाया हुआ है, तो यू विल फील दैट ओ आई गॉट माई सोलमेट, फील होता नहीं, अरे कोई ना कोई एक है भाई। और एक तो आई ऑल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी। तो मैं क्या किया, उनको अपनी जगह दिया, अरे आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पे बिठा लिया। बिठाने के बाद मैं उनको डिस्कशन शुरू किया, अरे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने दाढ़ी रखी, क्या आप हाफिज है? नहीं, मैं हाफिज नहीं हूँ। क्या आप आलिम है? मैं आलिम नहीं हूँ। अरे माशाल्लाह, फिर भी आप जो है दाढ़ी रखे हैं, तो कुर्ता पैजामा पहन के रखे हैं, टखनों से ऊपर आपका पैजामा है, ये सब चीज़ बातचीत चल रही, ये बहुत अच्छा माहौल चल रहा। अब आजकल के लैंग्वेज में उसको ब्रोमांस भी बोलते, ब्रोमांस शुरू हो गया। हुआ ये कि 4th स्टॉप जब आया तो मैं बोला उनको कि मेरा नेक्स्ट स्टॉप है, मैं उतरने वाला हूं, वैसे आप कहां जा रहे थे? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मालूम। क्या जवाब दिया? नहीं मालूम। तो ये 3rd स्टॉप से 4th स्टॉप के बीच में जितनी मोहब्बत आई थी ना उनपे, वो पूरी अचानक बदल गई, और मुझे डर होने लगा, हाँ ये कौन सा बंदा है जो बस चढ़े और उसको उसका डेस्टिनेशन नहीं मालूम? क्या ये पगला गया है? नहीं। अब अपने आप से अपन ये सवाल पूछना कि अगर अपन स्कूल चला रहे और अपने को अपना गोल नहीं मालूम, पहली चीज जो मैं टाइम के बाद बोला, ये इसके अंदर 3 चीजें बताऊंगा मैं आपको। पहला ये है कि कोई स्कूल आने वाले 3 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 10 साल में अगर वो नाकाम होने वाला है तो बस सीधा एक थर्मामीटर है उसका। आप वहां के वॉचमैन को जाके पूछिए क्या गोल है आपके स्कूल का, और वहां से लेके पूरा चेयरमैन तक पूछिए क्या गोल है आपके स्कूल का। अगर ये गोल की क्लैरिटी नहीं है स्कूल को, तो आप समझ लीजिए ये स्कूल जल्दी बंद होने वाला है। ये वही बात हो गई कि बगैर डेस्टिनेशन जाने के उन्होंने बस चढ़ लिया। दूसरा पैरामीटर, कोई भी इदारे का जो गोल होता है उसके लिए जो है एक टीम की यूनिटी जरूरी है।
अगर टीम यूनाइटेड नहीं है तो आप ये यकीनी कह सकते हैं कि वो इदारा कामयाब होने वाला नहीं है। और ये टीम जो यूनाइट होती, आप देखिए, आप खास तौर पे आज मैनेजमेंट से मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए आपके पास कुछ टीचर्स हैं जो कि 15 साल 16 साल से टीचर्स हैं, और कुछ टीचर्स हैं जो आपके 5-7 साल से टीचर्स हैं, और कुछ टीचर्स हैं जो अभी अभी ज्वाइन हुए। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट स्कूल्स आर हैविंग स्टाफ मेंबर्स अक्रॉस 3 जनरेशंस। समझ में आ रही बात? जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो इंस्टाग्राम की जनरेशन है, और जो पहले ज्वाइन हुए थे वो चॉक एंड बोर्ड की जनरेशन है। अब आप इमेजिन करिए कि 3 जनरेशंस को अगर ये यूनाइटेड नहीं है तो वो स्कूल कामयाब होने वाला नहीं है। वेरी इजी। और तीसरी चीज जो है ना, वो है लीडर्स मैच्योरिटी, कि आपके जो मैनेजमेंट है और आपका जो प्रिंसिपल है उन्होंने कितना मैच्योर है। किसी भी स्कूल को आप जाएंगे और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आप देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं मालूम? इसको बोलते स्कूल डायग्नोस्टिक टूल। एक स्कूल को डायग्नोस करने का बहुत आसान तरीका है, खाली ये 3 चीजें चेक कर लेना। आप देखिए अपने पास ना एक एग्जाम्पल है। आपके सर में दर्द हुआ, आपने करा एक फार्मेसी, आपके पास फार्मेसी रहती है, मेडिकल स्टोर, क्या बोलते हैं आप लोग? फार्मेसी बोलते हैं, मेडिकल शॉप। आप मेडिकल शॉप गए, आपने उनसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा। तो आप देखिए सारे मेडिकल शॉप्स पे आपको जो फार्मासिस्ट है उन्होंने आपको क्या करते हैं मालूम? एक टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते, 1 टैबलेट 2 4 सुबह में खाओ, शाम में खाओ, सुबह में 1 शाम में 1, कल भी खाओ, सुबह में 1 शाम में 1, 2 दिन के लिए दे रहा हूं, कम हो जाता सर में दर्द। ऐसे ही होता फार्मासिस्ट के पास। पेट में दर्द हो रहा बोले, उन्होंने एक दवाई देते, मल्टीपल टाइम्स खाने के लिए बोलते आप। वेरी इंटरेस्टिंगली देखिए, डॉक्टर्स नहीं करते ऐसा। डॉक्टर्स विल ऑलवेज गिव यू मोर देन 1 टैबलेट एंड ही आस्क क्वेश्चंस। डायग्नोस करते हो, बगैर डायग्नोस के ही विल नॉट प्रिस्क्राइब। देखिए आप डॉक्टर्स को, अपन जितने लोग ना कामयाब होना चाह रहे लेकिन शॉर्टकट चाह रहे कामयाबी का, वो ऐसे ही है जैसा कि बच्चे के स्टेप्स है। बच्चा पैदा होता है, रोता है, फिर करवट लेता है, करवट लेने के बाद बैठता है, बैठने के बाद रेंगता है, क्रॉलिंग करता है, फिर उसके बाद ठहरता है, फिर उसके बाद चलता है, फिर उसके बाद भागता है। आप कोई भी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, हर जगह आप जा सकते। अगर आपके दिमाग में यह बात है कि मेरा जो ब्रांच है ना, ये बीच के स्टेप्स पूरे स्किप करके दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ विथ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ड्यूरेशन कम हो सकता है, बच्चे के क्रॉलिंग का ड्यूरेशन कम हो सकता है, ठहरने का ड्यूरेशन कम हो सकता है, चलने का ड्यूरेशन कम हो सकता है, और भागने में जल्दी जा सकता है बच्चा, लेकिन ये स्टेप्स आप मिस नहीं कर सकते। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। शॉर्ट टर्म विंस। इसके वास्ते अपन ने कोई भी प्रेजेंटेशन जब रहता, कॉन्फ्रेंस रहता ना, वी वांट टू हैव मोटिवेशन, फुल मोटिवेशन।
without knowing the steps what to do next. That is why attending a conference after conference after conference will not bring the change that is required in our schools. बात समझ में आ रही? It is a hard work, but it is a very systematic work. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक खास बात है, अल्लाह की सुन्नत है ये, क्या है? ही इज वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड. प्रोसेस ओरिएंटेड अल्लाह की शान है कि बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकते, बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकते, लेकिन आप देखो ये 2-3 जनों के अलावा उसके बाद जितने पैदा हुए उनका एक प्रोसेस है. यू गेटिंग द पॉइंट? कोई भी एक छोटा सा पेपर लीजिए, अपने खुद के स्कूल में जाके चेक कर सकते हैं आप. वॉचमैन से शुरू करिए, मेरे अपने स्कूल का गोल क्या होगा, वहां से शुरू करके आप प्रिंसिपल तक जाइए. अगर गोल की क्लैरिटी नहीं है तो आपके वास्ते रेड फ्लैग है वो. दैट ब्रांच इज नॉट, दैट स्कूल इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव मोर. वो जल्दी बंद होने वाला है. अच्छा, गोल क्लैरिटी आ गई, फिर उसके बाद चेक करिए कि टीम के अंदर कितनी यूनिटी है. और आप देखिए ये दोनों के अंदर कनेक्शन है. वो ये है कि यू कैन नॉट ब्रिंग यूनिटी इन द टीम एक्सेप्ट 2 थिंग्स. वन इज कॉमन गोल. सबसे पावरफुल चीज है कॉमन गोल. और दूसरा है कॉमन एनिमी. नॉट जस्ट स्कूल्स, वी कैन यूनाइट द एंटायर कंट्री विथ कॉमन एनिमी. गोल क्लैरिटी. क्या होना चाहिए एक स्कूल का गोल? एनी आंसर्स? अगेन लेडीज में से कोई बोल सकते? इफ जेंट्स आर नॉट स्पीकिंग, क्या होना चाहिए एक गोल? सर्विस टू द कम्युनिटी और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और बेसिक स्कूल का क्या गोल होना चाहिए? मियारी तालीम. अगर मियारी तालीम हो तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी हो गई. वैल्यूज बच्चों के अंदर, अखलाक आना. अगर मियारी तालीम हो तो अखलाक आ गए बच्चों के अंदर. सिंपल गोल, 1 गोल, 2 वर्ड्स, क्वालिटी एजुकेशन. कितनी क्लैरिटी है, रिपीट करने के लिए कितनी आसानी है. अब आप वॉचमैन से लेके चेयरमैन तक अगर आप जाएंगे, सबसे पूछेंगे क्या है आपका गोल स्कूल का, सब जने जब ये बोलेंगे क्वालिटी एजुकेशन, और क्या रहता? ये फैंसी वर्ड्स में मत जाइए, ट्रेंडिंग वर्ड्स में मत जाइए. जो बुनियादी उसूल, जो बुनियादी मकसद एक स्कूल का, देखो बहुत समझने की कोशिश करिए. बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जहां पे अच्छे अखलाक वाले पेरेंट्स हैं ऑलरेडी. दे आर नॉट सेंडिंग देयर चाइल्ड to the school only for values. They are sending their child to the school for basic mathematics because the parents don't know how to teach them mathematics. Quality education is the basic goal of a school. As simple as that. हाँ, quality education किसको बोलते? We have to define. देखो आज सुबह से आप लोग देख रहे होंगे, हमारे मुफ्ती साजिद साहब भी और सब जने डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. अपन भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज द गोल ऑफ द स्कूल, व्हाट शुड बी द गोल ऑफ द स्कूल. वी आर ट्राइंग टू डिफाइन. डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह ताला जो है ना, आप देखिए खुद अल्लाह ताला अपने आप को डिफाइन करे. कैसा करे? कैसा करे? एनी आंसर? बोलिए 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 प्लीज, सही आंसर है वो. कुल हुवल्लाहु अहद. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
जब उनके साथ वाले और जो मुशरिकीन मक्का थे या जो भी थे, उन्होंने पूछे अल्लाह कौन है, आपके अल्लाह कौन है, तो अल्लाह ताला क्या करे, ये सूरह इखलास नाजिल कर दिए। इमेजिन करिए अगर सूरह इखलास अगर नाजिल नहीं होता तो अल्लाह के कितने डिफिनेशंस रहते थे। बात समझ में आ रहा है? डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। जैसा मुफ्ती साहब जो है ना टीचर को डिफाइन कर रहे थे, स्टूडेंट को डिफाइन कर रहे थे, उसी तौर पे अपने गोल को डिफाइन करना और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बोले तो उसको डिफाइन करना जरूरी है। अगर उसको हम डिफाइन करेंगे ना, मैं आपको रिसर्च बेस्ड बोल रहा हूं कि इसके जो है मोस्टली कुछ एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। एक क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यह है कि वो इदारे में, वो स्कूल में कुछ एक्टिविटीज हो जो कि लैब के रिलेटेड हो, लेबोरेटरी यानी कि एक्सपेरिमेंट्स हो। अगर एक स्कूल में छोटी सी लेबोरेटरी, बहुत मोबाइल लेबोरेटरी जो मूव हो सकती है, अगर ये हो जाए तो वो एक क्वालिटी एजुकेशन का एक एस्पेक्ट पूरा कर ले। दूसरा है लाइब्रेरी। किसी दर्जे में बच्चों के लिए जो इंफॉर्मेशन है, देखिए आप फिर बोलेंगे फोन के ऊपर सब है, यूट्यूब के ऊपर सब है, हाँ वो है, लेकिन उसके साथ कितने डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं। एक ऐड आ जाएगा, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता, बड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते। एक ऐसी जगह हो जहां पे बच्चे बैठ के फायदा देने वाला इल्म उनको मिलते रहे। उनको भूख प्यास लगे तो जिस तरीके से अपन डाइनिंग हॉल जा रहे, उसी तौर पे जब उनको ऐसा महसूस हो मेरे को इल्म के अंदर कमी महसूस हो रही, तो उनके पास एक जगह हो जहां पे वो जाए और वो अपनी वो जरूरत पूरी कर सके। तीसरा है क्लासरूम। अब ये क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम, ये सब चीज क्लासरूम के अंदर है। अगर आपके पास क्लासरूम है और इस किस्म का क्लासरूम है तो आप जो है ना क्वालिटी एजुकेशन के करीब है आप। ठीक है, आपके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो, स्पोर्ट्स किसी दर्जे में, अगर आपके पास जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो आप किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रहते हैं उनके जो ग्राउंड्स है उनके साथ आप टाई अप कर ले, किसी किस्म में बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी होते रहे। ये क्वालिटी एजुकेशन का एक हिस्सा है। उसी तौर पे दीनियात है। अब तरबियत, तकवा, तहारत, हर चीज दीनियात के अंदर मौजूद है। अब आप देखिए, बहुत समझने की बात है ये। अपने स्कूल्स में आप अगर सिर्फ दीनियात पढ़ाना शुरू कर देंगे तो कुछ दिनों में पेरेंट्स आके बोलने वाले ये बात कि भाई मेरे को अगर दीनियात ही होना था तो मैं बच्चे को मदरसे में भेज देता था, स्कूल में क्यों भेजता। बात समझ में आ रही? फिर लास्ट में है एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चे बैठे तो उनको गर्मी ज्यादा ना हो, धूप आ रही पूरी क्लासरूम के अंदर, फैन नहीं है, लाइट, इसके लिए बच्चा नहीं आता, लेकिन ये नहीं है तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते। बात समझ में आ रही? ये अभी आप, मैं कंटेंट कितना भी अच्छा रहो, आपके ये एसीज बंद कर दूं, बैठ सकेंगे आप लोग? मैं चेयर्स हटा दूं, बैठ सकेंगे आप लोग? सुनेंगे आप? बात समझ में आ रही? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो हाइजीन फैक्टर्स है, वो तो वॉशरूम्स नहीं है। अपने स्कूल्स का जायजा जब हम लेंगे, आप देख लो कि वॉशरूम्स रहे तो क्लीन नहीं है। तो आपका जो दीनियात में तहारत जो पढ़ा है आप, पूरा खत्म हो गया ना। अगर वॉशरूम्स में पानी नहीं आ रहा है, आपको मालूम है कंटिन्यूअसली जो है ना इसका पानी का इश्यू है। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं आपसे, मैं बड़े बड़े बातें नहीं कर रहा हूं। बहुत हो गया मकसद आपका।
टीचर्स के लिए एक स्टाफ रूम नहीं है जिसमें टीचर बैठ के लंच कर सके, अपने बुक्स रख सके, अपने पेपर करेक्शंस कर सके, अगर उतनी स्पेस उसको नहीं है तो फौत हो गया मकसद। झाड़ के नीचे पढ़ने वाले बच्चों का दौर खत्म हो गया। अब आप लेके जाओ झाड़ के नीचे बच्चों को, अच्छी टीचर देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो देखिए इल्म के अंदर एक बहुत खास बात है। इल्म क्या करता है मालूम? अगर आप सारी हिकमतों को एक एक अल्फाज में अगर बयान करेंगे ना, व्हाट इज विजडम, तो आप देखेंगे द विजडम इज बैलेंस। इट इज बैलेंस। ये 6 चीजों के अंदर बैलेंस नहीं है। एक तरफ आप जिम जाते, आप जा रहे सिर्फ आप जो है ना आपके मसल्स को आप एक्सरसाइज कर रहे, क्या होगा? वो बॉडी खूबसूरत दिखती है आपको? Do you feel that personality is attractive? That is what is happening with our schools. एक चीज पकड़ के इतना ज्यादा हम कर देते उसके अंदर, बाकी के सब चीज नेग्लेक्ट कर दिए। The goal has to be simple. It should be easily understandable, right from the watchman till the chairman, right from the watchman till your principal. Quality education. क्या है भाई quality education? We have defined is this way. You can define also. आप 4 पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स ले लिए और बोले भाई ये 3 पैरामीटर्स है हमारे स्कूल को डिफाइन करने में। देन 2028 जब आएगा ना, तो यू कैन चेक द एब्सेंस ऑफ गोल। वो इट इज नॉट, यू विल ओनली हैव ईगो मसाजिंग। बहुत कामयाब हो गए, अल्लाह में हमारे से बहुत काम ले लिए, तो फिर वही बात है, बहुत फिर रहे बस में, उतरना कहाँ है नहीं मालूम। तो डिफाइनिंग द गोल फॉर योर स्कूल एंड हैविंग फुल क्लैरिटी। क्या क्लैरिटी? नीचे से लेके ऊपर तक सबको मालूम ये है हमारा गोल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस ऑफ योर स्कूल। स्पेशली मैनेजमेंट के अंदर ना बहुत आसानी से ऑल प्रॉब्लम्स इज विथ स्टाफ, ये बोल देना आसान है, या स्टूडेंट्स आसान है, या पेरेंट्स आसान है। मैनेजमेंट हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस पॉइंट। इज द गोल ऑफ माई स्कूल क्लियर? इज द गोल ऑफ माई स्कूल डिफाइंड? इज द गोल ऑफ माई स्कूल वेल कम्युनिकेटेड? लोगों तक, पूरे मेरे स्टाफ मेंबर्स को बहुत क्लियरली समझ में आता। दूसरी चीज है टीम यूनिटी। मैंने कहा आपको 2 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक टीम को यूनाइट करने में मदद करती। पहला है गोल। साहबा के अंदर इतनी क्लैरिटी है गोल की कि भाई हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह के मैसेज को, अल्लाह के रसूल के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है। इससे हट के और क्या गोल है आप देख लीजिए। जिसकी वजह से इतनी वैरायटी है साहबा के अंदर, उसके बावजूद उनकी यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। बात समझ में आ रही? हाँ, जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, टीम यूनिटी के लिए तो 2 चीजें हैं, एक कॉमन गोल है या फिर कॉमन एनिमी है। नथिंग यूनाइट्स 2 पीपल मोर स्ट्रॉन्गर देन द थ्रेट ऑफ ए कॉमन एनिमी। अब टीम यूनिटी की बात समझ में आई, लेकिन टीम के अंदर जो डिसयूनिटी है उसको अपन देख लेंगे। टीम के अंदर 6 चीजें अगर आ गई तो टीम टूट जाएगी, जिसको जो है अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह हुजुरात में फरमा रहे। सबसे पहली चीज, टीम को तोड़ने वाली सबसे पहली चीज वो है हंसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा। अगर जो स्कूल में एक दूसरे के ऊपर हंसने वाले अगर हो जाए, बस वहां से खराबी शुरू है। बहुत बुनियादी बात बोल रहा हूं मैं आपको। ये चीजें नए हुए ना, एआई रेवोल्यूशन, ये वो सब सिर्फ अपने को और जल्दी नाकामी की तरफ लेके जाएगा।
बुनियाद नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, इमारत कैसी खड़ती? लाफ। दूसरा है निक नेम। एक प्रिंसिपल है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, उन्हों आ रहे टीचर्स, ओ हिटलर है, हिटलर हिटलर हिटलर। निक नेम, निक नेमिंग। कोई एक टीचर है, जो भी वीकनेस है उनके अंदर, वो वीकनेस को पकड़ के उनका एक निकनेम लगा देना, समझ जाना ये टीम टूटने वाली है। सबसे पहले मस्खरा बनाए, मजाक। अब देखिए अक्सर मजाक एक दूसरे को गिराने का है। निकनेम, बुरे अलकाब से पुकारना किसी को। थर्ड क्या है? कोई उलमा हजरात है तो बोल सकते। थर्ड, उलमा हजरात है यहां पे जी? आगे है वो थर्ड वाला, ठीक है मैं बोलता हूं। एक जरा सर ने फरमाया तजस्सुस, स्पाई करना। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, वो लोग कितने बजे आ रहे देखो, कितने बजे जा रहे देखो, क्लासरूम में बराबर। ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पाइंग। ऑब्जर्वेशन की नीयत ये रहती कि ऑब्जर्व करके उनको अच्छा बनाना। स्पाइंग की नीयत ये रहती कि उनको ऑब्जर्व करके निकालना कैसा। बस समझ में आ रहा फर्क? जिस टीम के अंदर स्पाइंग आ जाए, आप समझ जाओ इसमें टूटने वाली है। ये इसके बाद लास्ट में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? बैक बाइटिंग, कि जिसके अंदर गलती है उसको बार बार पीछे उसके बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, इसके सामने बोलना, इसके सामने बोलना, इसके सामने बोलना, बैक बाइटिंग। एक और एक चीज है, वो है अजम्पशंस, अज्यूम करना। और एक लास्ट चीज है, वो है क्रिटिसाइज करना। कोई भी स्टाफ मेंबर कुछ भी अच्छा आइडिया लेकर आए, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के सामने अच्छा आइडिया लेकर आए, बस उन कोई इनिशिएटिव लेकर आए तो उसको एक्नॉलेज करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं, उसको क्रिटिसाइज करना। अगर क्रिटिसिज्म का अगर आम चलन है टीम में, तो वो टीम टूटने वाली है। ये 6 बीमारियां हैं जिसकी वजह से एक टीम का वजूद खत्म हो जाता। अगर कर रहे वो लोग काम, तब वो मजबूरी में कर रहे, वो मकसद के ताबे नहीं है वो। ठीक है। अब टीम में से आप देखेंगे मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी परेशानी क्या रहती कि प्रिंसिपल किसको बनाना। और आप ये चेक कर लीजिए कि अगर मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा कौन प्रिंसिपल बनाना और उनको प्रिंसिपल बना दिया गया, उसके बाद स्टाफ मेंबर से पूछिए कि आप लोग कितना खुश है ये प्रिंसिपल बनने से, यू विल फाइंड दैट more than 50% will not be happy. That means they question the selection of the management, and which is not baseless. उनका बेस है। तो एक टीम में से एक बंदा लीडर बनता, कैसा बनाना उसको लीडर? मैच्योरिटी, मैच्योर रहना। मैच्योर मीन्स अगर कोई 40 साल का हो जाए तो मैच्योर हो गया, कोई अगर 60 साल का हो जाए तो मैच्योर हो गया। तो मैच्योरिटी को डिफाइन करने की जरूरत है अपने को। अगेन ये मैच्योरिटी क्या है? ये 3 C's है। 3 C's। एक सी कॉम्पिटेंट, जो काम के लिए उसको लीडर बनाया जा रहा, उसके अंदर उसकी महारत होना बहुत जरूरी है।
नहीं वो करते करते सीख लेता, वो सीखे तक कितना नुकसान कर देता। बात समझ में की? हमारे पास ना बिरयानी बनाते, हैदराबाद के हम तो बिरयानी का एग्जाम्पल देना ही है, नहीं बगैर बिरयानी की बात, खाने में नहीं मिला तो बातचीत में तो बोल सकते ना। बिरयानी, अब मैं जो है ना मेरी बहन को बिरयानी बनाने के लिए मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूं, यू कैन डू इट। उन्होंने डॉक्टर है, उन्होंने, आप डॉक्टर है, बिरयानी क्या है, कोई छोटी चीज है, आपके पास है वो हुनर है, वो है, ये है बोल के मैं क्या किया, चावल गोश्त सब चीज ला कर दिया। अब उसको जो है ना वो कभी चाय नहीं बनाई, उसको बिरयानी बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, बनती बिरयानी। डोंट सेलेक्ट पीपल जस्ट बेस्ड ऑन बहुत अच्छे अखलाक के, उन्होंने मेरी बात सुनते नहीं, भाई काम आना उनको। प्रिंसिपल किसको बोलते, क्या जिम्मेदारियां हैं प्रिंसिपल के, वो मालूम रहना, उन्होंने काम करे हुए रहना, जब दे सकते उनको, या नहीं मालूम है तो ट्रेनिंग दे के फिर बैठाना। यू गेट द पॉइंट? कॉम्पिटेंट, फर्स्ट चीज इज कॉम्पिटेंसी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए ना, जंग के अंदर जब भेज रहे तो कॉम्पिटेंसी बगैर देखे के भेज दिए। जो सहाबा के साथ जो पहले से ही जंगजू थे, वॉरियर्स थे, हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु और जो दूसरे भी है, उनको उनसे दिए। ये नेग्लेक्ट नहीं करना, एक आध दो कभी कभी निकल जाते बगैर उसके भी, लेकिन ये जाब्ता नहीं है अल्लाह ताला का। दूसरा है करेज, कि लीडर के पास करेज रहना, हिम्मत रहना। हिम्मत किसको बोलते, हिम्मत किसको बोलते? यहां पे स्टेज पे ठहर के बहुत जबरदस्त बात करने को हिम्मत बोलते क्या? सिर्फ सच्ची सच्ची बात बोल देना ये हिम्मत है क्या? सिर्फ। तो करेज क्या है मालूम? अल्लाह ताला कुरान में, वलमन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, के ये जो हिम्मत के काम है ना, वलमन सबरा, सबर करने आना उनको। लीडर बेसब्रा नहीं हो सकता। और दूसरा गफरा, माफ करने आना, तो हिम्मत वाला है उन्हें। कोई अगर माफ कर रहा तो मतलब ये उन्हें हिम्मत वाला है। बेहिम्मत जो माफ नहीं कर सकता उसके पास हिम्मत नहीं है, दे आर नॉट करेजियस। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? करेज, अपनी बात रख सकना अच्छे अंदाज में, साथ ही साथ सबर करना। और तीसरी चीज ये है कि उन्हें माफ भी कर सकना, माफ करने वाले हिम्मत वाले। और तीसरा है कंसिडरेशन, कि दूसरों के ओपिनियन को कंसिडर कर सकना, दूसरों की व्यू पॉइंट को समझ सकना, कंसिडर करना। ये तीन चीजें जिसके पास है वो बंदा मैच्योर है, वो बंदा एलिजिबल है लीडर बनने का। 3 C's, पहले क्या बोला? कॉम्पिटेंट, सेकंड करेज, तीसरा कंसिडरेशन, कि दूसरों का जो भी उनकी राय है वो राय का रेस्पेक्ट कर सकना। वो राय आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको इंप्लीमेंट कर सकना। सामने वाले जो भी उनकी टीम मेंबर्स है उनके अंदर वो अच्छाई देख सकना, कंसीडर करने के लिए। मजे की बात क्या है मालूम? एक बार आप ये देख के इसके बाद किसी को अगर आप लीडर बना भी दिए ना, उसके बाद क्या होता, उसके बाद उसके पास जो है 5 इमोशनल कैंसर्स आते, उसके 5 इमोशनल कैंसर्स हर लीडर के पास आ जाते हो। टीचर्स को बहुत खुशी हो रही, हमारे प्रिंसिपल का ने है ही है बोल के। 5 इमोशनल कैंसर्स। सबसे पहला कैंसर वो है कंप्लेनिंग। जो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल से अगर आप बात करें और उन्होंने स्टाफ के बारे में 10 मिनट अगर बात करें, उसमें से 8 मिनट उन्होंने अगर कंप्लेन कर रहे, दैट मीन्स दैट लीडर इज नॉट मैच्योर्ड।
सबसे पहला कैंसर कंप्लेनिंग। नहीं साहब हमारे पास टीचर आप बहुत सताते, लेट आते, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं फिर भी कंप्लेनिंग। सेकेंड चीज क्या है मालूम, लीडर, जब अपन यहां से लीडर बनाते ना तो क्या करते वो लोग, सेकेंड कैंसर कंपेयरिंग। आप देखो प्रिंसिपल एक स्टाफ से कंपेयर कर लेते अपने आप को, आइडियाज में कंपेयर करते, पोजीशन में कंपेयर करते। कभी देखो आप फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल की जगह पर वाइस प्रिंसिपल शायद आपके पास होता होगा, हमारे पास एचएम्स रहते, अगर वो बैठ जाए, वो जो प्रिंसिपल की सीट रहती वो सीट पे अगर प्रिंसिपल नहीं है, लेट है या उन्होंने छुट्टी पे है, तो अगर वाइस प्रिंसिपल बैठ जाए, क्योंकि पेरेंट्स आए थे जब बात करने के लिए, अगर वो बैठ जाए, अब आप देखो कंपैरिजन कितना स्ट्रांग हो जाता। तीसरा इमोशनल कैंसर कंटेंडिंग। कंटेंडिंग का मतलब क्या है, जिद करना, अच्छा रहो बुरा रहो डजंट मैटर, जिद करना, मेरी जिद पूरी होना, कंटेंडिंग। लीडर बनते के आदमी के अंदर आ जाता हो, अगर चेक नहीं करे तो। कितने हो गए, एक, सबसे पहला कंप्लेनिंग, दूसरा कंपेयरिंग, तीसरा कंटेंडिंग, ठीक है। चौथा क्रिटिसाइजिंग और कंप्लेनिंग में फर्क क्या है? कंप्लेनिंग में जब हम कंप्लेन करते, किसी के बारे में किसी की कमी बयान करते, तो हम अभी भी उम्मीद से है कि शायद वो बदल जाए। क्रिटिसाइजिंग का मतलब क्या है मालूम, यकीन से करते अपन कि इन्हें बदलने वाला नहीं है, मैं 10 साल से देख लिया इन्होंने नहीं बदलते, तो वो क्रिटिसाइजिंग हो गया, वो फोर्थ कैंसर है वो। तो कंप्लेनिंग का नेक्स्ट लेवल है वो क्रिटिसाइजिंग, जो कि अपन यहां नीचे भी देखे, टीम को तोड़ने की जो चीज है, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाए, क्रिटिसाइजिंग जिसका मोड ऑफ ऑपरेशन बन गया, जो प्रिंसिपल का या जो मैनेजमेंट का, वो लीडरशिप जो है ना, वो मैच्योर लीडरशिप नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है कंपीटिंग। फिर से बोलो, सबसे पहला इमोशनल कैंसर कंप्लेनिंग, दूसरा वाला कंपेयरिंग, तीसरा वाला कंटेंडिंग, चौथा वाला क्रिटिसाइजिंग, और पांचवा वाला कंपीटिंग फॉर सेल्फ वर्थ। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एक मीटिंग ले रहे स्टाफ मेंबर के साथ, तो उनके दिमाग में एक बात आ जाती कि जितने भी अच्छे आइडियाज है ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर नाजिल होना अल्लाह की तरफ से। कोई अगर कोई स्टाफ बोल दे कुछ अच्छा, तो इनको जो है ना, उन्होंने उससे कंपीट करना शुरू कर देते। बात समझ में आ रही आपको? जिनको हंसी आई ना, उनको समझ में आ गया कि ये मेरे साथ हो गया। ये 5 इमोशनल कैंसर्स है जो कि लीडरशिप पोजीशन हासिल करने से ही आ जाती। देखिए समझने की कोशिश करिए, जब टीम है ना, टीम के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इमाम के ताबे हो, दैट इज लीडर। आप देखते नमाज में जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते, तो इमाम के पीछे बहुत सारे लोग, बहुत मुमकिन है कि वो इमाम साहब से ज्यादा अच्छा खिरत कर सकते ना, इमाम साहब से ज्यादा तखवे वाले पीछे रह सकते ना, इमाम साहब से ज्यादा तहारत वाले पीछे रह सकते ना। उसके बावजूद हम एक इमाम के ताबे हैं। तो समझने की जरूरत है टीचर्स को, टीम को, कि अगरचे के मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी को हमारा इमाम बना दिया, तो वो इमाम के हम ताबे हैं। समझ में आ रही? वरना नमाज नहीं हो सकती, वरना निजाम नहीं चल सकता। इसी तौर पे जिस तरह टीम
इमाम के ताबे है। इमाम किसके ताबे है? इमाम किसके ताबे है? इमाम किसके ताबे है? इमाम किसके ताबे है? इमाम गोल के ताबे है। इमाम जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। इमाम अपनी चलाने के लिए नहीं कर सकता। इमाम इज सब्जेक्टेड, इज हैज सरेंडर्ड टू द गोल। जब तक कोई इंसान, कोई लीडर उसके गोल के ताबे है और उसके फैसले वो गोल के रिलेटेड हो रहे हैं, तब तक वो अच्छा लीडर है, वो मैच्योर लीडर है। एक कोई भी स्कूल में आप जाइए, अपने अपने स्कूल्स में आप इस हिसाब से डायग्नोज करिए कि हम देख लेंगे कि 80% जो हमारे स्कूल्स के अंदर चैलेंजेस है ना, स्कूल चलाने की बात कर रहा हूं मैं, स्कूल के चलाने के अंदर की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। तो 80% मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ये 3 चीजों में है। या तो उनको गोल की क्लैरिटी नहीं है, दूसरा या फिर उनकी टीम की यूनिटी नहीं है, तीसरा वो लीडर के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। अब इस हिसाब से जो जो डिफाइन किया गया है यहां पे, अपने अपने स्कूल का जायजा अपन इंशाल्लाह खुद ले सकते कि हम डायग्नोज कैसा कर सके। अब ये बोलने के बाद मैं आपके साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क बताना चाह रहा हूं, एक 40 दिन का ऐसा फ्रेमवर्क जिससे जो है ना इंशाल्लाह अगर आपके स्कूल के अंदर ये डायग्नोज करने के बाद अगर आप दवाई लगाएंगे इंशाल्लाह, तो आपके स्कूल के अंदर जो इस साल 2025 में आप जिस हिसाब का आपका स्कूल है, 2028 आने तक उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी। जबरदस्त। इसको हटाइए। नहीं, ये तो है। हमने ये 40 दिन का एक छोटा सा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको मोटे मोटे अंदाज में ये 6 टास्क करने हैं। सबसे पहली चीज जो है वो करने की ये है, प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट। स्टाफ का एक सर्वे होना बहुत बेइंतहा जरूरी है। स्टाफ के अंदर सर्वे करना बेइंतहा जरूरी है और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। स्टाफ के अंदर सिर्फ आप 3 सवाल पूछिए। स्टाफ के अंदर सिर्फ आप 3 सवाल पूछिए सर्वे में। पहला सवाल यह है कि 2 ऐसी चीजें बताएं जो हमारे स्कूल के बारे में बहुत अच्छी है। 2 things that you like about our branch। दूसरा सवाल यह है 2 things that you don't like about your branch। और 2 things to improve your branch, 2 suggestions। बस देखिए, स्टाफ का सबसे पहला रिवाइव करने का ब्रांच का तरीका क्या है। स्टेप 1 कि अपने स्टाफ का सर्वे ली। सबसे ज्यादा इनपुट्स आपको स्टाफ से मिलते हैं। आपके 2 चीजें जो आपको, बहुत सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको सर्वे स्टाफ का लेने के लिए। 2 things that you like about our school, 2 things that you don't like about our school, 2 suggestions to improve our schools। अब ये सर्वे ले लेने के बाद क्या होता मालूम, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट सबसे पहले ये सर्वे का जो रिपोर्ट बनता है ना, वो रिपोर्ट में वो लोग क्या करते, 2 things that you don't like बोल के जो था ना वो पढ़ते। वो इंसानी फितरत है कि क्या बुरा लिखे पहले वो पढ़ता हूं, और जैसा अपन वो पढ़ते ना अपना दिमाग बंद हो जाता। अपन उसके बाद फिर वो रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप कलेक्ट करने के लिए सर्वे ऐसा लीजिए, लेकिन मेहनत करने के लिए ये जो अच्छी चीज जो बोले ना इसको पढ़िए, और फिर जो सजेशंस बोले ना उसको पढ़िए। ये बीच वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये बीच वाला क्या काम करता, टीचर्स जो बहुत ज्यादा पकड़े थे वो लोग, उनके दिल में जो खुन्नस थी वो लोग जाहिर करे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो जो अच्छी चीज चल रही है और दो इंप्रूवमेंट्स, बहुत ज्यादा मत पूछिए। सर्वे फेल इसकी वजह से होते। 25-25 क्वेश्चंस कौन देता आंसर उसका? सिंपल सर्वे, 2 things that you like about our school, 2 things that you don't like about our school, 2 suggestions to improve our schools, that's it। पहले 3 दिन में ये कर लीजिए। उसके बाद साइमल्टेनियसली आपको करना ये है कि आपके प्रिंसिपल का टाइम कैसा जा रहा। 9 बजे से 5 बजे तक अगर स्कूल है, उसकी एक ऑडिटिंग करना जरूरी है। हाउ इज शी स्पेंडिंग हर टाइम? लीडरशिप, जैसा मैं बताया था, लीडर्स टाइम, लीडर्स मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है। मैं बोला आपको शुरुआत में, फर्स्ट चीज बोला, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है। तो आपके जो प्रिंसिपल है ना, उनको जो है उनका सबसे जबरदस्त टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर लगना। बात समझ में आ रही? अगर उनका टाइम पेरेंट्स से लड़ने में लगा, स्टाफ के लड़ाइयां छुड़ाने में लगा, तो खत्म। मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन के 6 पैरामीटर्स बताया, वो 6 पैरामीटर्स पे हमारे प्रिंसिपल का टाइम सबसे ज्यादा लगना। फीस कलेक्शन में नहीं लगना हमारा, प्रिंसिपल का टाइम। अगर लग रहा तो फिर वी नीड टू चेक। तो टाइम मैट्रिक्स, उसके साथ एक है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। हर एक बच्चे का हम साल के एंड में क्या देते? क्या देते? क्या देते? मार्कशीट देते, रिपोर्ट कार्ड देते, एक देते, देते ना। अगर आप नहीं दिए तो, अगर आप नहीं रखे रिपोर्ट कार्ड, तो बच्चा कहां कमजोर है, कहां अच्छा मजबूत है, पता चलेगा? चलेगा। डोंट वी थिंक दैट जब एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है तो एक स्कूल का भी रिपोर्ट कार्ड होना ना। हाँ, फिर वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। इंशाल्लाह जो है ना, MFERD के आप नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में या जो है जो भी वीकली जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें आप जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। टाइम की किल्लत है इसलिए से मैं आगे बढ़ा हूं। अब इसके साथ साथ आपको गोल सेट करना है। ये 3 एक्टिविटीज है, आपको सब एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज जो कि लीडर के साथ करना है, प्रिंसिपल के साथ करना है। प्रिंसिपल को गोल साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उन्हें आगे बढ़ा सके, क्लैरिटी दे सके। स्क्रीन हिल गया, फिर लगाऊंगा, ठीक है। इसके साथ थर्ड टास्क जो आपको करना है, शायद आप लोग फोटोज लिए होंगे, अगर लिए हैं तो यहां पे दिख रहा ना ग्रीन कलर का, वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है। टीम को मजबूत करने की कोशिश कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन नहीं करते। जब लड़ाई होती ना, जब भी छुड़ाने की बात करते अपन, उससे पहले उनको ट्रेन करने की कोशिश नहीं करते। समझ में आ रहा? टीम बिल्डिंग, आप ये गोल अचीव ही नहीं कर सकते बगैर टीम के। तो कंसिस्टेंटली आपको टीम बिल्डिंग के सेशंस रखना पड़ेगा अपने टीम के लिए, ठीक है। और चौथा आपको जो टास्क है करना पड़ेगा वो है स्टूडेंट कैटेगराइजेशन। हर बच्चे को एक ही तरह पढ़ाना ये हिमाकत है। एक बच्चा वो है जो बहुत तेज पढ़ता और उसकी इच्छा भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है और उसका विल पावर भी ज्यादा है, वो बच्चे को। और एक बच्चा ऐसा है जिसका विल पावर भी कम है, चाहत भी बहुत कम है और ताकत भी बहुत कम है। उसको और उसको एक क्लास में बिठा के आप पढ़ाओ, टीचर पागल हो जाएगी। हो रहे हैं टीचर्स ऑलरेडी, आप देख लीजिए, टीचर से पूछिए उनका प्रॉब्लम क्या है, तो उनको क्लास कितना भी टेक्निक सिखाओ, अगर कैटेगराइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स के अंदर। देखो सिंपल बात है ना, मैं आपको क्या बोला, डायग्नोस्टिक टूल बोला। बहुत सारे लोग क्या करते, आते स्कूल्स को आते, एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे देते, जज्बा लाते, खत्म। उसके बाद ये फार्मेसी वाला काम है। डॉक्टर वाला काम ये है कि डायग्नोज होना पहले,
तो जिस तरह स्कूल का डायग्नोज होना जरूरी है, उसी तौर पे बच्चों का डायग्नोज होना जरूरी है कि तालीम में कहां ठहरे हुआ है उन्हें, ताकि उसके हिसाब से उसकी दवा दी जाए। बात समझ में आ रही? तो उसको स्टूडेंट कैटेगराइजेशन, तो जैसा स्टूडेंट का कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, उसी तौर पे पेरेंट का कैटेगराइजेशन भी करना जरूरी है। एक पेरेंट वो है जो आपके खैरखा है और तालीम याफ्ता है, उनकी जो राय है ना, वो राय ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल को बेहतर करने के लिए बनिस्बत वो पेरेंट के जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले रहते और बदतमीज है। अब आप पेरेंट्स को अच्छे कर लेते, बैठने की कोशिश करो, बहुत बच्चों को नहीं कर सक रहे, पेरेंट को कैसा करेंगे? इसीलिए पेरेंट का कैटेगराइजेशन, कौन से पेरेंट को कितना टाइम देना, हमारे प्रिंसिपल मैम, वो हमारे को समझ में आना, वो समझ में आता एक बार हम कैटेगराइज करें तो। वरना जो सबसे चिल्लाने वाला पेरेंट है वो आके पूरा दिन खराब कर देता प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल का दिमाग इतना ज्यादा सेक्रेड है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया समझ जाओ उस दिन पूरा ब्रांच खराब हो जाता। तो उसके दिमाग को बचाते हुए चलना है। आप समझो ना, इमाम साहब को जो है घर में बेगम से लड़ लेके आए, फजर की नमाज 2 रकात की जगह पे 3 पढ़ा देते उन्होंने, होता नहीं होता? जैसा उन्होंने उठ जा रहे, सलाम फेर दे रहे, सूरह फातिहा से पहले जम्मे सूरा पढ़ दिए या फिर अत्तहियात पढ़ दिए, फौरन अपने दिमाग में नहीं आता अरे मौल साहब आज रात में कुछ गड़बड़ हुई, पूरी नमाज खराब। तो इमाम का दिमाग सुकून में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिंसिपल्स को हर सपोर्ट दे। मैनेजमेंट इज असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, दे आर नॉट रूलर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये समझना जरूरी है अपने को, नहीं तो आप बदलते जाओ, कपड़े जिस तरह बदलते वैसे प्रिंसिपल्स बदलते जाओ, आपको परफेक्ट प्रिंसिपल मिलने वाली नहीं है। प्रिंसिपल को असिस्ट करना, हेल्प करना, ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम है। प्रिंसिपल को निकाल देना, प्रिंसिपल के नहीं, सही देखो, ड्राइवर जो है ना, आपकी गाड़ी का ड्राइवर को सही सेलेक्ट करो, मैं बोला ना सही सेलेक्ट करना, एक बार सेलेक्ट कर दिए ना बस बाजू बैठ जाओ आप। अरे ब्रेक मारो, हॉर्न मारो, आप उसको डिस्टर्ब करते जाएंगे, गाड़ी नहीं चला सकता उन्हें। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन करने के बाद जो है ना, जो आपको यहां पे स्टाफ और आपके पेरेंट सर्वे से, हाँ पेरेंट सर्वे भी बोला मैं फर्स्ट एक्टिविटी में, पेरेंट से भी सेम 2 चीज पूछिए, 2 अच्छी चीजें क्या है, 2 खराब चीजें क्या है, 2 सजेशंस क्या है। सिंपल कर दीजिए सर्वे को सिंपल कर दीजिए। सर्वे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान होगा। अब ये जो आपको आइडियाज आते ये सर्वे से, ये आप जो है ना डिस्कशन करके, इंप्लीमेंट करके रिव्यू करिए, ज्यादा नहीं, 2 सजेशंस उठाइए और हर महीना उसके ऊपर काम करिए। बस देखिए, मैंने कहा पहले स्टाफ का सर्वे लेना जरूरी है, उसके बाद पेरेंट का। आप नीचे देख रहे होंगे, पहले के 3 दिन के अंदर आप स्टाफ का सर्वे लीजिए, उसके ऊपर काम करिए। ये जो DIR है, आप यहां पे सर्वे लेने के बाद टीम बिल्डिंग एक्टिविटी आप साइमल्टेनियसली कर रहे, ये 4th दिन से, तीसरे दिन के बाद से आप कैटेगराइजेशन करते, और फिर यहां पे 6 दिन के बाद आप ये सर्वे के डिस्कशंस करते, यानी कि 3 दिन के बाद। ये गैंट चार्ट बोल के एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैनेजमेंट में यूज किया जाता अपने एक्टिविटीज को अलाइन करने के लिए। तो आप डिस्कशन करके उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, टॉप आइडियाज और टॉप सजेशंस को। और फिर उसके बाद जो है ना इंप्लीमेंटेशन का काम आता। एक कॉन्सेप्ट है अक्सरियत में जो हमारे से मिस हो जाता, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट का, और ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अगर अपन करेंगे तो अपना जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एस्पेक्ट, एडमिशंस अच्छे होने का, वो एडमिशंस का टेक केयर वो लोग कर लेता।
कैन आई शो? स्टिल आई हैव सम टाइम. कैन आई शो? उसको कहते हैं, ये जो ऊपर आप देख रहे CF, इसका नाम है कंज्यूमर फनल. कंज्यूमर फनल. बस जज़ाकल्लाह. मैं वो क्या बोलने वाला मालूम. कंज्यूमर फनल. ये कंज्यूमर फनल अगर सही हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो अपने पास एडमिशन्स की प्रॉब्लम है या बच्चे नए आते एडमिशन लेने का, वो इंशाल्लाह एड्रेस होगा. देखिए, आप गौर करिए, आप में से सबसे सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी कौन सी है? एप्पल है. एप्पल है. एप्पल के पास कैश रिजर्व्स, जो कि एक पैरामीटर है कामयाबी का, कैश रिजर्व्स जो है अपने पड़ोसी मुल्क से 10 गुना ज्यादा है एक कंपनी के पास. तो कामयाब नहीं है. सैमसंग भी है. इनके एडवर्टाइजमेंट्स को गौर से देखिए, ये लोग कैसा अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को. वो लोग ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो इस्तेमाल करते हैं. आप लेडीज को मालूम रहता ये कि यू अंडरस्टैंड फनल, खीप, जिसे हम लिक्विड पोर करते, ठीक है. जो पहला स्टेप है ना ये फनल का, वो है अवेयरनेस. सबसे पहली चीज है कि आपके पास अगर स्कूल में एडमिशन्स होना तो आपके ब्रांच का अवेयरनेस होना नहीं. अगर मौजूद है तो ही जो है आगे के मरहले हैं. अगर लोग को मालूम ही नहीं कि यहाँ पे एक स्कूल है तो लोग कैसा आएंगे एडमिशन के लिए. सबसे पहली चीज अवेयरनेस. और अवेयरनेस का टाइम ना एडमिशन्स जब शुरू हो जाते, जब का नहीं है. अवेयरनेस साल भर करना है आपको. अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांच, ऑफ योर स्कूल शुड हैपन थ्रू द ईयर. कैसा करेंगे आप? एक छोटी बात है, आप समझिए, आपके इलाके में अगर गार्बेज का प्रॉब्लम है कि जो कचरा है वो कचरा सही फेंका नहीं जाता, तो आप आपके बच्चों को लेके, स्कूल के बच्चों को लेके सफाई के ऊपर एक धरना लगा दीजिए. और हर 3 महीने में, 2 महीने में एक बार धरना लगाइए पूरा. वो लोग जो है वो फ्लैग्स लेके, समझ रहे हैं बात, रैली निकाले, रैली. और आपको पुलिस डिपार्टमेंट जबरदस्त परमिशन दे देता. सर, मेरे इलाके में सफाई की जरूरत है और मेरे बच्चों को मैं जो है ना सफाई के लिए ऐसा रैली निकालना चाह रहा हूं, आपको इजाजत मिल जाती. आप वैसा निकालिए, हर दुकान वाला बाहर निकल के देखता क्या हुआ, कई को है बच्चे इतने. आपका अवेयरनेस हो गया. बात समझ में आ रही? ऐसे इनिशिएटिव्स आप ले, खाली एडवर्टाइजमेंट नहीं, ऐसे इनिशिएटिव्स लेके. जैसा फॉर एग्जांपल अपने स्कूल्स जो है ना, अक्सर स्कूल्स 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे बंद हो जाते. वो बिल्डिंग खाली रहती. वो एरिया की जो सोसाइटी है उसको आप इजाजत दीजिए कि वो जो सोसाइटी के जो भी चेयरमैन है या जो बड़े हैं उनको सोसाइटी का इजाजत दीजिए कि
कि वो आपके स्कूल का जो हॉल है ना, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात में फॉर मीटिंग्स, फॉर डिस्कशंस अबाउट द सोसाइटी। आपके ब्रांच का अवेयरनेस बढ़ गया। अच्छा आइडिया है, समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे लोग आएंगे आपके ब्रांच पे जो आप एडवर्टाइजमेंट से नहीं अचीव कर सकते उनको। दूसरा स्टेप है वो है कंसिडरेशन, कि एक बार हमारे पेरेंट्स, हमारे जो कस्टमर्स है, पेरेंट्स है, उन्हों अवेयर होने के बाद कंसिडर करना चाहिए, अरे यहां पे भी लेना एडमिशन। अभी मैं बोला आपको सबसे बेस्ट मोबाइल कौन सा है, आप लोग क्या बोले, एप्पल या सैमसंग बोले ना। लावा बोल के भी एक मोबाइल है, मालूम आपको? किसी ने कहा वो, दैट मीन्स नोबडी इज कंसिडरिंग लावा एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही? तो अपने को क्या करना पड़ता, सेकेंड स्टेप में वी नीड टू आइडेंटिफाई यूनिक फीचर ऑफ आवर स्कूल। मेरे स्कूल की खासियत क्या है, मेरे स्कूल की खासियत क्या है? लैब भी हो सकती, लाइब्रेरी भी हो सकती, स्पोर्ट्स भी हो सकता, करिकुलम भी हो सकता, जो मैं बताया ना, दीनियात का भी हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता। कोई भी एक फीचर, दो फीचर्स जो यूनिक है, जो दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं बात कर सकता, जो आप बात कर सकते, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तभी जो है अपने पेरेंट्स को ये समझ में आएगा कि हाँ, ये स्कूल के बारे में मालूम तो था, लेकिन ये खासियत है, ये नहीं मालूम था, आज वो भी मालूम हो गया। बात समझ में आ रही? थर्ड स्टेप है वो है डिसीजन। ये लास्ट स्टेप है, ये कंज्यूमर फनल में लास्ट स्टेप है। क्या पेरेंट यहां पे डिसाइड कर लेता कि अब मेरे को बच्चे को यहां पे एडमिशन लेना है? ये अचानक नहीं होता, ये यहां से आता। एप्पल का आईफोन 16 आप देखिए, उसके एड्स, सैमसंग, ये लोग आने से 2 महीने पहले अवेयरनेस क्रिएट करते, आ रहा कमिंग सून। आईपीएल देखते हैं आप, आईपीएल के बारे में मालूम है? देखते नहीं होंगे, लेकिन मालूमात तो होगा कि आईपीएल का जो एडवर्टाइजमेंट है अवेयरनेस का, 3 महीने पहले से अवेयरनेस आता। अप्रैल 11 एग्जाम्पल अवेयरनेस, वो साल भर अवेयरनेस करने का है। अवेयरनेस के अंदर एक बार वो अवेयरनेस अच्छा हो जाए तो उसके बाद जो करने का है, जो आपके स्कूल की यूनिक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी आप बोलना चाह रहे, वो आप प्रेजेंट कर सकते। उसके बाद लास्ट में है डिसीजन। ये डिसीजन में आप जो है ना फीस के ऊपर डिस्काउंट दे सकते। आप देखो मैं जो बात बोल रहा हूं, एप्पल का आप फोन देखो, एप्पल आईफोन आ रहा, 16 आ रहा, 2 महीने तक पुकारेगा। उसके बाद फिर 15 दिन क्या बोलेगा, ये एप्पल 16 में क्या यूनिक है कि इसका कैमरा ऐसा है, इसकी मेमोरी ऐसी है, इतना इसका फास्ट है, इतना रैम है इसका, ये बोलेगा 15-20 दिन। फिर लास्ट में बोलेगा कि अगर आप HDFC डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अगर इसको लेंगे तो आपको एक 5% कैशबैक मिलेगा, वो भी 31 जुलाई तक। तो एक टाइमलाइन भी लगा देता। तो जिसका जहन बन चुका है उसके लिए अब ये लेना आसान, मुश्किल नहीं है। अपने पास एडमिशन इसलिए नहीं होते क्योंकि हम डायरेक्ट यहां पे जाते, ये नहीं करते। उसके बाद का स्टेप है, एक बार उन्होंने एडमिशन ले लिया ना, उसके बाद है कि इनको डिलाइट करना। डिलाइट का मतलब क्या है? डिलाइट का मतलब यह है कि इनको सरप्राइज करना, कि वो लोग तो आए थे सिर्फ बिरयानी और मीठे के लिए, आप बोले भी बिरयानी और मीठा दे दो, लेकिन आने के बाद मालूम हुआ कि कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही। इसे सरप्राइज, समझ में आ रही बात? डिलाइट हो गए उन्होंने, ओह ये भी है। जब कस्टमर्स डिलाइट होते ना, तभी उन्होंने बाजुक वाले को बोलते, आपको मालूम वो स्कूल में क्या है,
आप खाली सेटिस्फाई रखें ना कस्टमर को, पेरेंट को, स्टूडेंट्स को, उन लोग कौन करते, आप करते। अभी आपको अगर मैं बोलूं एप्पल के बारे में, आप इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करते ना एप्पल का फोन, उनको पूछो क्या अच्छा है इसके अंदर, 1 घंटा सुनाते हो ना। योर कस्टमर्स विल बिकम योर सेल्समैन व्हेन दे आर डिलाइटेड। ये कंज्यूमर फनल है। ये कंज्यूमर फनल को साल भर अगर करते रहे मैनेजमेंट और हमारे प्रिंसिपल्स, तो हमारा जो फाइनेंस वाला जो एंगल है ना, वो स्ट्रांग रहता। आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि कितना बोरिंग सेशन था। देखिए, मैनेजमेंट ना धूम धड़ाका का काम नहीं है। मैनेजमेंट का काम क्या है मालूम? रोज सुबह उठ के आपको आपका स्कूल खोलना है और शाम में बंद करना है। इट्स अ बोरिंग जॉब, बट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव जॉब। ठीक है, इंशाल्लाह जब इस हिसाब से ये हम स्लाइड शायद शेयर भी करेंगे, इसकी जो डेप्थ है और कैसा स्टूडेंट कैटेगराइजेशन कैसा करना, पेरेंट कैटेगराइजेशन कैसा करना, स्टाफ कैटेगराइजेशन कैसा करना, और फिर कैटेगराइजेशन करने के बाद फिर क्या करना वो बच्चों के साथ, वो स्टाफ के साथ, वो पेरेंट के साथ। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर क्या चीजें रहती है, जैसा रिपोर्ट कार्ड मैंने कहा, वैसे रिपोर्ट कार्ड एक स्कूल के लिए क्या होना चाहिए, एक रिपोर्ट कार्ड, ताकि वो हर सालाना वो रिपोर्ट कार्ड देखे और चेक करे कि मेरा स्कूल कामयाब हुआ या नहीं हुआ, या कमजोर कहां है या अच्छा कहां है, वो बैलेंस स्कोर कार्ड में है। गोल्स कैसा सेट किए जाते, कितने गोल्स अचीव होते, कितने गोल्स नहीं होते, गोल्स कई को अचीव नहीं होते, क्यों जो है गोल्स अचीव होते, ये सब डिटेल्स जो है इंशाल्लाह आप लोग MFERD से जुड़े हुए रहेंगे तो आप लोगों को तदरीजन तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलते रहेगा। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, 40 दिन आप अपने ब्रांच पे करें ना, फिर 40 दिन आप रिलैक्सेशन दीजिए, फिर 40 दिन करिए, फिर रिलैक्सेशन दीजिए, फिर 40 दिन करिए, फिर रिलैक्सेशन दीजिए। इससे क्या होता है, 120 डेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क प्लस 120 डेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क। इसकी वजह से 240 दिन होते, और 240 दिन अपने पास हिंदुस्तान में 240 दिन ही स्कूल चलता, बाकी के दिन छुट्टी रहती, आपका पूरा साल निकल जाएगा। ये फ्रेमवर्क को 3 बार अगर एक साल में आप रिपीट कर लेंगे, वक्फा देते हुए 40-40 दिन का, तो आप देखेंगे कि जो आज हालत है, जिसकी ब्रांच में आज 200 बच्चे हैं, 3 साल के बाद वो स्कूल्स जो ऐसे रिवाइव करेंगे अपने ब्रांच को, उसको आप देखेंगे मिनिमम उसके स्कूल के जो स्ट्रेंथ रहती वो 600 हो जाती, 3 टाइम्स मोर इन 3 years टाइम। मैं कल नहीं हो जाती बोल रहा हूं, 3 साल के बाद आप देखेंगे वो ट्रिपल हो जाएगी। और उसके अंदर फिर आप मैनेजमेंट देखिए, 200 बच्चों को संभालना और 600 बच्चों को संभालना, दोनों के अंदर ताकत अलग है। हम क्या करते मालूम, वो 200 बच्चों की ताकत के साथ 600 बच्चों को संभालने की कोशिश करते, नहीं होता वो। इसीलिए MFERD के सेशंस को अटेंड करना जरूरी है कि अगर बच्चे मेरे 500 से 600 हो गए, 600 से 700 हो गए, तो आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ। दैट इज वाई लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। और 10 मिनट है, आई थिंक चाय भी आ गई। आपके पास अगर कुछ सवालात है, कुछ स्पेसिफिक सवालात है जो कंटेंट दिया गया है, तो आप वो पूछ सकते। अगर नहीं, अभी नहीं आए सवालात आपके पास, तो आप बाद में भी जो है ना MFERD के जो हजरात, जिम्मेदार हजरात हैं, उन तक आपके सवालात पहुंचा सकते। इंशाल्लाह फिर वहां से हम तक पहुंचेंगे और आपको अच्छे अंदाज में उसका जवाब देंगे। ये तो पहला सेशन है जो टाइम से पहले हो जा रहा है, आप लोग खुशी हो रही होंगी, अच्छा छुआ हो गया बोल के। 10 मिनट्स है, 2 मिनट्स तक रहूंगा मैं। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए, अगर नहीं क्वेश्चंस नहीं है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। वॉज इट यूजफुल? कुछ फायदा हुआ सेशन से? कोई चीज आप लोग जो है इंशाल्लाह आने वाले साल में या ये साल में आप अपने स्कूल्स में इंप्लीमेंट करेंगे? कुछ आइडियाज मिले? थोड़ा थोड़ा मिला ना?
जी क्वेश्चन है भाई, वहां पे क्वेश्चन दीजिए, माइक दीजिए। अभी दे रहे वेरी स्पेसिफिक, ये टॉपिक जो है ना उसके हिसाब से पूछिए। हाँ सर, आप जो बैलेंस स्कोर कार्ड रिपोर्ट कार्ड जो बोले हैं, जी। जो चेकलिस्ट के तरह जी, जी। होगा, वो हमको कैसे कहाँ से मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बैलेंस स्कोर कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड है। एक्चुअल में बैलेंस स्कोर कार्ड ना कोई भी कारोबार का रिपोर्ट कार्ड है हो सकता हो। हम हमारे स्कूल के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके मेन जो है ना वो 4 एरियाज है। पहला एरिया है फाइनेंस, दूसरा एरिया है आपके पेरेंट सेटिस्फैक्शन या स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, तीसरा एरिया है इंटरनल प्रोसेसेस, चौथा एरिया है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर ये 4 चीजों को आप मजबूती से पकड़ लेंगे, इंटरनल पहला फाइनेंस, दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तीसरा इंटरनल प्रोसेसेस, चौथा एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये आप 4 कर लेंगे ना, 4 को मजबूती से हर एवरी डे मैनेजमेंट का काम ये 4 चीजों के ऊपर ही रहेगा। अगर वो लोग 8 घंटे लगा रहे एक स्कूल के पीछे, प्रिंसिपल 8 घंटे लगा रहे स्कूल के पीछे, तो उनका जो काम है वो 4 ये डोमेन्स में अगर स्पेंड हो गया तो आप समझिए आपको कंट्रोल आ गया स्कूल का। अगर नहीं आया तो फिर आप जो है ना फिरते बहुत मुश्किल हो जाती। अच्छा, 5th डोमेन कौन सा है? वो टेक्नोलॉजी। ये 5 डोमेन्स है। अगर ये डोमेन्स के ऊपर आप वर्क करेंगे, वो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, समझने की कोशिश करिए उसका नाम क्यों है। उसका नाम जो है ना सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बैलेंस्ड है। अगर कस्टमर्स यानी कि हमारे पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है, डिलाइटेड है, तो आप देखेंगे कि आपके रेवेन्यूज स्ट्रांग रहेंगे, यानी कि फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। अगर आपके पास फाइनेंस अच्छा है तो आप देखेंगे कि आपके जो इंटरनल प्रोसेस अंदर के जो तरीकेकार है, छुट्टी कब लेना, कैसा लेना, ये जो निजाम है, कब कब स्कूल के वो स्केड्यूल डालना, ये इंटरनल प्रोसेस है। किसको निकालना, कब हायर करना, ये पूरा इंटरनल प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको वक्त मिलेगा ये बनाने का, छोटा छोटा रोज एक एक प्रोसेस आप बनाते जाइए। आपका स्कूल जो है ना प्रोसेस ओरिएंटेड, आप नहीं आए स्कूल को तो भी स्कूल आपका चलेगा और अच्छा चलेगा, ठीक है। और फिर लास्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि हम एम्प्लॉय के वास्ते सिर्फ सैलरी दे देना, जो आज बात हो रही थी, कुछ सैलरी के वास्ते चले जा रहे, कुछ ज्यादा 5,000 बढ़ के दिए तो चले जा रहे, पैसों के वास्ते तो जा रहे, साथ ही साथ आपके अखलाक के वास्ते भी जा रहे। प्रिंसिपल अगर झड़क के बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल को मैच्योरिटी नहीं है, मैनेजमेंट को मैच्योरिटी नहीं है, स्टाफ क्यों काम करेगा आपके पास? देखिए, स्टाफ एम्प्लॉय को इंसान के जैसे समझना जरूरी है, स्टाफ को इंसान समझना जरूरी है। इंसान के 4 जरूरतें हैं। एक उसके दिमाग की जरूरत है, उसके दिल की जरूरत है, उसके पेट की जरूरत है यानी कि बॉडी, एक उसके रूहानी जरूरत है, इंटेलेक्चुअल नीड, इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, स्पिरिचुअल नीड। ये 4 नीड्स आपके इदारे में पूरे हो रहे क्या? आप चेक करो। कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसकी रूहानी कुव्वत आ रही, कोई ऐसी चीज है जिसके उन लोगों की बॉडी उनकी अच्छी स्ट्रांग हो रही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, टीचर्स कभी मैनेजमेंट ना, खास तौर पे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स, आप लेके देखिए 6-6 घंटे 8-8 घंटे अगर डेली आप क्लास लेंगे ना, आपका यह हल्क जवाब देता। तो आप खाली इतना कर सकते ना कि हर 2 घंटे या 3 घंटे ये जो टीचर बेचारे हमारे क्लास में पढ़ा रहे ना, उसको पानी दे दीजिए। जो हमारे पास आया है वो पानी लेकर आए, हर 2 घंटा पानी लेकर हमारे टीचर को देने के लिए आए। तो आप जो बॉडी है, स्ट्रेस टीचर के लिए अंदर, जो टीचर मार दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, हिटलर बन रहे, क्यों बन रहे? क्योंकि उनकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे? आप पानी पिलाओ, स्ट्रेस कम हो जाता। वो टीचर्स आप देखेंगे पानी के बॉटल्स रख लेते, लेकिन उनका दिमाग, उनके जहन में बात नहीं आती पानी पीने का, तो उन्होंने क्या करते हैं? पानी नहीं पीते, स्ट्रेस बढ़ जाता, गुस्सा आ जाता। आप पानी पिलाओ हर 2 घंटे, तो यू हैव टेकन केयर ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही? छोटी चीज। बहुत सारे टीचर्स बगैर नाश्ते के आते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है, 2-3 घंटे में उनकी एनर्जी पूरी 0 हो जाती। तो आप इस बात की कोशिश करिए कि अगर कोई टीचर नाश्ता नहीं करके आए हैं, नाश्ता नहीं करके आने के ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से यह सहूलत है कि बेसिक नाश्ता, बहुत ज्यादा बड़ा नाश्ता नहीं,
एक 2 रोटी और एक सालन हो गया, फ्रूट्स हो गया, नाश्ते में आप फ्रूट्स भी दे सकते। तो जब हम स्टाफ को इंसान समझ के उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे, तब जाके वो लोग हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगे। और हमारा ट्रीटमेंट भी ना ऐसा ही हो जाता, मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट कैसा हो जाता, मैं कितना भी करो ये चले जाएगा, तो करने की क्या जरूरत है। अगर नहीं करे और उन्होंने रह गए और आपके स्टूडेंट्स को खराब कर दिए, तो नुकसान किसका हुआ? मैनेजमेंट का ही हुआ ना। मैनेजमेंट जब बात बोलता ना कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, उतना टाइम नहीं है हमारे स्टाफ को देखने का, तो आप ऐसा समझो एक आदमी वो है जो गाड़ी चला रहा और बोल रहा ये कि मैं इतना बिजी हूं कि मैं पेट्रोल नहीं डाल सकता गाड़ी में, मैं रुका तो रुक जाता हूं, तो आई डोंट हैव टाइम टू पुट पेट्रोल इनटू माय कार। कब तक चलती वो कार? मेंटेनेंस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वक्त नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, और फिर खराब। देखो बात सीधी बात है ना, एक आदमी क्या बोल रहा मालूम, ऐसा ही है जैसा कि उन्हें जो है ना ये बोल रहा, अरे भाई मेरा चेहरा जो है सुबह में मैं धोता हूं, शाम हुए तक गंदा हो जाता, फिर कल सुबह धोना पड़ता। कोई अगर ये बेजार आ जाए, अरे रोज धोना ही है, क्यों धो? खराब अगर होना ही है तो चेहरा क्यों धो? अगर कोई ऐसा बोले तो क्या उसकी सफाई बाकी रहेगी? ऐसे ही है मैनेजमेंट का काम। मैनेजमेंट का काम ऑयल है, ऑयल, इंजन में ऑयल का काम करना है कि इंजन चलते रहना स्मूथ। वो ऑयल नहीं डालना चाह रहे मैनेजमेंट, खराब हो जाता स्कूल, ये पूरी बीमारियां आ जाते। एनी अदर गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक? बैलेंस स्कोर कार्ड का फर्स्ट चीज है फाइनेंस, दूसरा चीज है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर यानी कि हमारे पेरेंट्स। मैं देखो कारोबार की इस्तेलाह है, वो कारोबार की टर्मिनोलॉजी, बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसको आप ऐसा मत समझो अरे हम कमाने के लिए कारोबार कर रहे, ये स्कूल चला रहे क्या भाई, नको लियो सैलरी, मत लीजिए सैलरी। जब चला के देखिए पेट पे पत्थर बन के, 1-2 महीने में समझ में आ जाती कितने बन सकते कितने नहीं बन सकते। बी प्रैक्टिकल भाई, मैं बोलना चाह रहा हूं कि दूसरी बात यह है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब ये पेरेंट सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। तीसरा है इंटरनल प्रोसेसेस, क्या हमारे अंदर एक निजाम हो, छुट्टी का निजाम हो, लिखा हुआ निजाम, जबानी नहीं। आप देखिए कुरान शरीफ को अल्लाह ताला जो है ना हमारे सहाबा के जरिए उसको किताबी शक्ल दिए। क्यों दिए? अगर वो किताबी शक्ल नहीं रहे तो आप में याद कर सकते, उसको पढ़ सकते थे, अब नहीं पढ़ सकते थे। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इन रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेसेस ना लिखा जाना चाहिए, छोटे छोटे प्रोसेस, कुछ भी नहीं। मैं जैसे बोला आपको, किसी को अगर हायर करना है तो 5 स्टेप्स है, किसी को फायर करना है तो 5 स्टेप्स है, किसी को प्रमोट करना है तो 5 स्टेप्स है। 5-5 स्टेप्स के प्रोसेसेस बनानी है। कोई पेरेंट आ गया बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहे, कैसा हैंडल करना पेरेंट को, 5 स्टेप्स है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन करने के लिए आ गए, उनको हैंडल करने के 5 स्टेप्स है। बात समझ में आ रही है आपको? ये इंटरनल प्रोसेसेस है। आप चौथा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फोर्थ है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। आप बस ये 4 एज ए मैनेजमेंट, ये 4 चीजों के ऊपर आप फोकस कर लीजिए, आपका स्कूल कंट्रोल में आ गया। एवरी डे अपने आप से सवाल पूछिए, व्हाट एम आई डूइंग टू हैव कस्टमर सेटिस्फैक्शन? व्हाट शुड आई डू टुडे? व्हाट शुड आई डू टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट? व्हाट शुड आई डू टू इंटरनल प्रोसेसेस? व्हाट शुड आई डू टू इंप्रूव माय फाइनेंसेस? बस ये 4 सवाल पूछिए, आपका दिन खत्म हो गया, आपका काम हो गया। सर जी अस्सलाम वालेकुम। Sir, actually, we have a lot of schools are residential, करेक्ट, and a lot of the students they have with us 24 hours. करेक्ट, So some students they are disturbing always, करेक्ट, and maximized students are very obedient. करेक्ट, But some students they are disturbing always type. करेक्ट। So how to control them, sir? वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ये सर का सवाल है कि सर के पास हॉस्टल्स है,
बच्चे 24 घंटे रहते हैं और वो बच्चे जो है ना, अक्सर बच्चे अच्छे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो खराब बच्चे हैं, वो खराब बच्चे जो है ना पूरा डिसिप्लिन खराब कर दे रहे हैं स्कूल का, यही बता रहे हैं आप? हाँ। अब इसका जो, अब आप मेरे को बोलो, वो जो बैलेंस स्कोर कार्ड में बोला आपको, जो 4 चीजें मैं बताया, उसमें से कौन सी एस्पेक्ट से रिलेटेड है सर का क्वेश्चन? कौन सा है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इंटरनल प्रोसेसेस। कि आप ना सिर्फ एक चीज होती जिसका नाम है जीरो टॉलरेंस बिहेवियर, जीरो टॉलरेंस बिहेवियर पॉलिसी। कि अगर बच्चा ये 5 चीजें करता हुआ, इन 5 चीजों में से कुछ भी करता हुआ पकड़ा जाए तो हम उसको इमीडिएट रेस्ट्रिकेट कर देंगे। ये आपकी पॉलिसी, आप बच्चे को जब एडमिशन लेते ना तभी पेरेंट को बता दीजिए। अगर ये 5 चीजों में से कोई भी एक भी चीज बच्चा अगर करेगा तो हम वार्निंग भी नहीं देंगे, हम सीधा निकाल देंगे। आप वैसा बात करके एडमिशन लो, सही हो जाएगा। 50% प्रॉब्लम्स आपके सही हो जाएंगे। बस समझ में आ गई सर? होपफुली। तो अब अपनी ये है कि जीरो टॉलरेंस बिहेवियर पॉलिसी अपने पास होनी चाहिए। जिस तरह स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए उसी तरह स्टाफ के लिए भी होनी चाहिए। स्टाफ अगर एक दूसरे को गाली दे और स्टूडेंट्स के सामने या स्टाफ रूम में कोई लड़े, सम स्टाफ जिसका सर गुस्से में है, किसी को लगा दिया झापड़, जीरो टॉलरेंस बिहेवियर, इसको आप टॉलरेट मत करिए, इमीडिएट रिमूव कर दीजिए। और डरिए मत, अरे ये निकल गया तो फिर दूसरा कौन आएगा, कितना समझाऊंगा, वैसा नहीं है। देखिए आप एक क्वालिटी, मैं क्या बोला, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या मालूम? क्वालिटी का मतलब ही जो है ना स्टैंडर्ड्स है। कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ता, कुछ आपका वखार रखना पड़ता। आप अगर वो स्टैंडर्ड रखे ना तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर आपके ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपके एडमिशंस और अच्छे स्टाफ आना शुरू होंगे आपके पास। जो स्टाफ को आपके पास ऐसा, जैसे मैं बोला आपको एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर आप डेवलप करना चाह रहे स्टाफ को, कोई मार्केट में मालूम हो गया कि यहाँ पे टीचर्स को बहुत इज्जत भी दी जाती, पैसे भी बराबर दिए जाते, उनकी जिस्मानी ताकत को भी मेंटेन किया जाता, ऐसा आप समझिए। उसके बाद आपके पास देखिए टीचर्स की लाइन लग जाती, अच्छे टीचर्स की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और एक सवाल लेंगे अपन, और एक सवाल 3 सवाल पे कंप्लीट कर देंगे। कोई अगर पूछना चाहेंगे, यस वहां पे दीजिए ना। लेडीज पूरी बात समझ गए जैसा दिख रहा हो, एक भी सवाल नहीं आया जी। Importance of timing in our school time. ओके, तो क्या टाइम रखना चाहिए, ये सवाल है आपका? Importance of time फॉर whom? फॉर मैनेजमेंट, फॉर प्रिंसिपल? in school work. इन स्कूल, फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए, पूरे ब्रांच के लिए, All. ऑल। देखिए मैंने जैसा कहा, एक बात अपन समझ लेना कि अपन टाइम मैनेज नहीं कर सकते, अपन अपने आप को मैनेज करना पड़ता। क्या मतलब है इसका? वो ये है कि आप समझिए बात को कि अपना वक्त हमेशा से वो अनलिमिटेड नहीं रहा, वो लिमिटेड रहा। तो लिमिटेड रहने का मतलब क्या मालूम? एट द स्टार्ट ऑफ योर डे आपको समझ में आना चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आपके गोल को सपोर्ट कर रहा, वो काम पहले होना, उसको बोलते हैं प्रियोरिटाइजेशन। प्रियोरिटाइजेशन जिसको आ गया उसको टाइम मैनेजमेंट आ गया, जिसको प्रियोरिटाइजेशन नहीं आया उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया। उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सा काम मेरे मकसद में कामयाबी देता, हेल्प करता, वो मेरे को करना है पहले, और जो काम मेरे को मकसद में कामयाबी नहीं देता उसको मैं बाद में करूंगा, या नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। Priorities, understanding how to set priorities is key to time management. We cannot manage time as per se, मतलब 6 बजे से 3 बजे तक मैं ये करूंगा वो करूंगा,
इट विल बी डिफिकल्ट. आपको समझ में आना चाहिए कि अभी एडमिशन का सीजन चल रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो 4 चीजें हैं जो बैलेंस स्कोर कार्ड में मैंने बताया, तो इसमें से सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है मेरी? वो फाइनेंस है कि मेरे एडमिशंस अगर होंगे तो मेरा फाइनेंस अच्छा होगा. तो आपकी प्रायोरिटी फाइनेंस होना चाहिए. आपका साल के बीच में चल रहा है तो आपकी प्रायोरिटी इंटरनल प्रोसेसेस होना चाहिए. आपके टीचर्स जो कि साल भर पढ़ाते, तो बीच के महीनों में आपकी प्रायोरिटीज एम्प्लॉय डेवलपमेंट होनी चाहिए. जब बच्चों के रिजल्ट्स आना शुरू होते, एग्जाम्स आना शुरू होते, तो आपकी प्रायोरिटी कस्टमर सेटिस्फैक्शन. समझ रहे हो यार ये बात आपको कि कैसा प्रायोरिटीज अपनी टाइम के हिसाब से सेट करना, तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा. नहीं तो टाइम मैनेज करने का, टाइम की इंपॉर्टेंस करने का, कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है. जैसा मैंने कहा कि हमारा टीम हमारे प्रिंसिपल के, हमारे लीडर के ताबे है, ताबे होना चाहिए, तब हमारी नमाज होगी, नहीं तो नमाज नहीं होगी. उसी तौर पे हमारे जो लीडर है उसको ताबे होना चाहिए हमारे गोल के, जिसके मकसद के ताबे अगर उसका अमीर हो तो वो अमीर के वक्त के अंदर अल्लाह ताला बरकत ऑटोमेटिकली दे दे और उसको समझ में आ जाता. इफ द पर्पस एंड गोल इज क्लियर, द प्रायोरिटीज विल हैपन. इफ पर्पस इज नॉट क्लियर, there are no priorities. Thank you so much for the opportunity. I hope that this conversation has helped us in understanding how to revive our branch, inshallah. May Allah bless you all and may Allah put all the barakah in this beautiful conference. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.